हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट एग्जाम के लिए हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरणीय अध्ययन को डिस्कस कर रहे हैं और इसके पहले एक क्लास हो चुकी है। उस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण जंतुओं को समझे थे, कुछ कीटों को समझे थे और पक्षी कितने प्रकार के होते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कौन से महत्वपूर्ण हैं। क्लास नंबर 1 में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पौधों के बारे में, बीज को कैसे सुरक्षित रखा जाता है इनके बारे में जानेंगे, और कितने प्रकार की सब्जियां होती हैं और कौन सी सब्जियां किस देश से लाई गई हैं, और कुछ पोषक तत्वों के बारे में जानते हुए कुछ अन्य तथ्य को जानेंगे। और ये भी क्लास आज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो पूरी क्लास को बहुत थम के बहुत पेशेंस के साथ देखेगा। बिल्कुल जो एनसीईआरटी आपका बताता है और बिल्कुल एनसीईआरटी की निचोड़ ये क्लास है, तो पूरी क्लास को अच्छे से देखेगा। और सीटेट एग्जाम में हर साल इन पॉइंटों से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो पूरी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बात पहले बहुत ध्यान समझना। देखिए, जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज है पेपर 1 के लिए, ये 30 नंबर का यहां से क्वेश्चन आता है ईवीएस से, ठीक है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। फर्स्ट पार्ट 15 नंबर और सेकंड पार्ट 15 नंबर। ये तो आपका हो जाता है आपका पेडागॉजी, ठीक है, और ये आपका हो जाता है कंटेंट। तो कंटेंट में हम लोग मेनली 3 क्लास को कवर करेंगे। एक क्लास हो चुकी है, एक क्लास आज हम लोग कवर करेंगे, इसके बाद एक क्लास और मैं लेके आऊंगा, तब जाके आपका कंटेंट समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद एक क्लास में हम लोग 15 नंबर की पेडागॉजी को पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल थम के बिल्कुल पेशेंस से आप लोग पढ़ते रहिए, थोड़ा सा बिलीव बना के रखिए, एक एक पॉइंट मैं आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ पौधों के बारे में जानेंगे जो जहां से आपके सीटेट में क्वेश्चन आता है हर साल। उन पौधों के बारे में जानते हुए आगे बढ़िए। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पौधा आपके सामने है निपेंथीस। कौन सा पौधा होता है भैया? तो ये कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है ये निपेंथीस पौधा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में निपेंथीस पौधा कहां पाया जाता है, तो सर ये मेघालय में पाया जाता है। कहां? मेघालय में पाया जाता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से पाया जाता है। मेरी बात ध्यान समझना। कुछ स्टूडेंट हमेशा गलती कर देते हैं, जो विश्व मैप आप देखे होंगे, तो जो यहाँ पे यूरोप वगैरह है ना, यहाँ पे एक ऑस्ट्रिया कंट्री है, तो ऑस्ट्रिया नहीं होता, एक ऑस्ट्रेलिया भी होता है जो यहाँ पे नीचे ओशियन कंट्री में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है निपेंथीस पौधा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। निपेंथीस नामक पौधा कहां पाया जाता है? तो मुख्य रूप से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसके बारे में सिर्फ इतना जानते रहिएगा। आइए अब इस पौधे की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा और तब जाके एक एक पॉइंट आप समझ पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इस पौधे की मैं आपको कुछ विशेषता बताता हूं। देखिए, ये बिल्कुल घड़े की तरह होता है और जैसे ही इसमें कोई कीट, यहां पे मान लीजिए कोई कीट आके बैठ गया, ये तुरंत इसका जो ढक्कन जैसा आकार है ना भैया, ये इसको पूरा ढक लेगा, यानी बिल्कुल इसको बंद कर लेगा और बाद में इसको ये डाइजेस्ट करके अपने पोषण प्राप्त कर लेते हैं, अपने लिए न्यूट्रिशन प्राप्त कर लेते हैं। और ये कीटों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष प्रकार की, एक तरीके से कहते हैं, खुशबू छोड़ते रहते हैं। जैसे जितने भी कीट पक्षी हैं, इसमें आके छोटे छोटे कीट जाके उनके खुशबू के चक्कर में भैया फंस जाते हैं, और क्या होता है, ये अपने ढक्कन को बंद कर लेते हैं और इसमें ये फंस के रह जाते हैं। ये इस पौधे की विशेषता है। तो बस इतना जानते रहिएगा, निपेंथीस नामक पौधा कहां पाया जाता है? तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीव का शिकार करता है। और कैसे शिकार करता है आप समझिए कि यह पौधा घड़े, यानी जो लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन लगा होता है। देखिए, ये लंबा घड़ा सा दिख रहा है ना, इसके ऊपर एक पत्ती लगी होती है, एक ढक्कन जैसी पत्ती लगी होती है, और इसमें से खुशबू निकलती रहती, महक निकलती रहती है। क्या निकलती रहती सर? तो महक निकलती रहती, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। और ये इसकी विशेषता होती है। निपेंथीस पौधा का सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है ये, कि मतलब ये भैया अपने कीटों को आकर्षित करने के लिए, यानी अपने भोजन करने के लिए, कीटों को अपने लुभाने के लिए विशेष प्रकार की महक छोड़ता रहता है। जैसे कीट लोभावित हो जाते हैं और ये जैसे कीट इसके अंदर बैठते हैं, ये भैया ढक्कन को बंद कर लेता है और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो निपेंथीस पौधे के बारे में सिर्फ इतना जानते रहिएगा। ये कीड़ों मकोड़ों को कैसे आकर्षित करता है? तो एक विशेष प्रकार की खुशबू या महक छोड़कर। और ये कहां पाया जाता? तो भैया इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता। बस इसके बारे में इतना आप लोग जानते हुए आगे बढ़िए। और निपेंथीस पौधों को किस नाम से और जानते हैं? तो भैया घटपर्णी नाम का पौधा इसे कहा जाता है।
घटपर्णी पौधा भी इसे कहा जाता है, निपेंथीज पौधे को। तो इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहेगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं निपेंथीज पौधा समझ में आ गया, तो एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर हम निपेंथीज पौधा समझ गए हैं कि भैया ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है और ये घड़े जैसा होता है, इसे घटपर्णी भी कहा जाता है। और इसमें कोई भी कीट या फिर कोई भी छोटे छोटे जंतु क्यों आके बैठते हैं, क्योंकि ये एक विशेष प्रकार की महक छोड़ता रहता है जो इससे लुभावित हो जाते हैं और इसमें आके जैसे बैठते हैं ये ढक्कन बंद कर लेता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझोगे, बहुत अच्छी बात है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा बनियान, थोड़ा सा बरगद के बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं ये भैया इसकी विशेषता क्या है। सीटेट में कहां से बरगद से क्वेश्चन आता है तो पूछता भैया वह कौन सा पेड़ है, वह कौन सा वृक्ष या फिर कौन सा पौधा है जिसकी टहनियां उसको सहायता देती हैं। तो भैया वो है बरगद। देखो बरगद पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनिये से निकलती और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती। देखिए यहां से ये टहनी है ना, तो यहां से निकल के जमीन में इसको सहारा दे रहा है। यहां से देखो इसको ये सहारा दे रहे हैं सब, इसकी टहनियां ही इसे सहारा देती हैं। तो वो कौन सा पेड़ है सर, वो बरगद का पेड़ है और ये लगभग 100-200 साल तक जीवित रहते ही रहते हैं। ये जड़ें मजबूत लंबों खंभों की तरह इसे सहारा देती हैं। यानी इस पेड़ को भैया बिल्कुल टिके रहने के लिए, इतना विशाल है, इसको अच्छे से सुचारू रूप से चलने के लिए ये जो टहनियां इसको सहारा देती ताकि ये वृक्ष बिल्कुल खड़ा रहे बिना गिरे, ठीक है। तो ये बरगद की कुछ विशेषताएं हो गई, इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में आप सभी बच्चे बना के रखेगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेगिस्तानी ओक के बारे में जानते हैं। ये कहाँ पाया जाता है तो सर ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो कलर चेंज करते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पाया जाता है सर, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी ओक में पाया जाता है। जिसकी लंबाई कितना होती है तो भैया इसकी लंबाई 11 से 12 फीट होती है। देखो ये पूरा पेड़ है, ये एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, इसीलिए इसे रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्तियां बहुत कम होती, इसमें पत्तियां नाम मात्र होती हैं और यहाँ के लोग यदि बहुत ज्यादा सूखा वगैरह पड़ जाता है कभी कभी तो इसमें पाइप को डाल के पानी भी खींच लेते हैं, और उसको भैया पीने के लिए उपयोग भी करते हैं। तो रेगिस्तानी ओक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं, 11 से 12 फीट इसकी ऊंचाई होती है और पानी की कमी हो जाने के कारण इसके जड़ों से हम लोग पानी निकाल के भैया वो पानी को हम पीने के लिए उपयोग भी कर पाते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, ठीक है। चलिए आइए अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लीजिए। इसमें जड़, इसकी जो जड़ें होती हैं जमीन के अंदर 250 से लेके 300 फीट तक अंदर जाती हैं। यानी भैया जितना ऊपर है उससे कहीं ज्यादा नीचे, और तब तक जाती जब तक पानी तक जड़ें पहुंच ना जाए। और यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है और जब कभी इस इलाके में पानी की कमी पड़ती है तो वहां के लोग इसके अंदर पाइप यानी पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं, यानी पानी अपने उपयोग के लिए भी पानी निकाल भी लेते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहेगा रेगिस्तानी ओक के बारे में। तो सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाए कि भैया वह कौन सा पेड़ है जिसके जड़ में पतली पाइप डाल के हम लोग पानी निकाल लेते हैं, तो वो रेगिस्तानी ओक है सर। ये कहां पाया जाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट और इसकी गहराई यानी जमीन के अंदर कितना रहता है तो भैया 250 से लेके 300 फीट तक, यानी जब तक पानी ना मिल जाए, ठीक है। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। जो फैक्ट आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए और एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़िए। बिल्कुल मैं रिलेट करते हुए सारी चीजों को पढ़ाता हूं और ये बिल्कुल जो आपका भैया एनसीईआरटी का निचोड़ है ये, तो पूरी क्लास को थम के देखिए और एक एक पॉइंट समझिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। चलिए ये अब थोड़ा सा जंगल अधिकार कानून के बारे में जान लीजिए, ये क्या कहता है। तो भैया जंगल अधिकार कानून एग्जाम में पूछ देगा कि इसके अनुसार जंगल अधिकार कानून 2007 क्या कहता है। तो ये कहता 25 सालों से जो लोग जंगल के आसपास या जंगल में रह रहे हैं उन्हें यह अधिकार देता है कि वह वहां पर जो चाहे वो उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यानी जंगल अधिकार कानून 2007 कहता है कि 25 सालों से अधिक से जो लोग वहां पे रह रहे हैं उन्हें किसी भी रूप से हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। और वहां पे वो जो चाहे खेती कर सकते हैं। तो ये जंगल अधिकार कानून 2007 की विशेषता, इसको जानते रहिएगा।
जंगल का संरक्षण कौन करते हैं? तो वहां की ग्राम सभा करती है, जो आदिवासी वगैरह रहते हैं वही लोग उनका संरक्षण भी करते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। एक की पॉइंट और सेलेक्ट कर लिया गया है कि खानों की खुदाई बाद का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। ये भी इस पॉइंट को जानते रहेगा। अगर ऑप्शन में आपको दिख जाए जंगल भैया क्यों खत्म होते जा रहे हैं, तो खानों की खुदाई हो गया, बादों के निर्माण से भी जंगल एक तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। और जंगल का संरक्षण कौन करता है? तो वहां की ग्राम सभा करती है। इनको भी जानते रहेगा। और आपके एग्जाम में यदि पूछ दे कि 25 सालों से जो लोग रह रहे हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा, किस कानून के द्वारा? तो जंगल अधिकार कानून 2007 के द्वारा। बस इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहेगा। जो फैक्ट है उनको समझते हुए आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा हम लोग कृषि के बारे में जान लेते हैं। कृषि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं। तो कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया, यह द्वितीयक प्रक्रिया नहीं है, एक प्राथमिक क्रिया है। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। जैसे फसलों, एक तरीके से फलों, सब्जियों, फूलों का उगना, पशुधन पालन भी इसमें शामिल होता है कृषि के अंदर। इसके बारे में इतना आप लोग जानते रहेगा। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। अगर भैया विश्व में 100% लोग हैं तो उसमें से 50% जो लोग हैं उनका रोजगार क्या है? तो वो कृषि ही है, एग्रीकल्चर ही है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका 2/3 जनसंख्या अब तक भैया कृषि पे निर्भर है। इतना इसके बारे में फैक्ट को जानते रहिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उन्हें कृषिगत भूमि कहलाता है। एक तरीके से इसे भी जानते रहिएगा। जहां पे फसल वगैरह बोया जाता है उन्हें कृषिगत भूमि भी कहा जाता है। इतना इस फैक्ट को जानते रहिएगा। एक ही प्रकार की फसल उगाने से कई प्रकार के केमिकल यूज करने से जमीन बंजर हो जाती है। इसी प्रकार आप देखते होंगे कि जो कभी आप गेहूं बोते हैं, जैसे पहले धान बो दिए तो वहां पे कुछ समय बाद आप गन्ना बो देते हो, कभी मटर बो देते हैं, कभी रहर बो देते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप किसी जमीन में एक ही, अगर लगातार आप गेहूं ही बोए जा रहे हो, लगातार आप मटर ही बोए जा रहे हो, तो वहां एक तरीके से जो भी उसकी उर्वरक शक्ति है वो नष्ट हो जाती है। और कई प्रकार के केमिकल को यूज करने से भी जमीन बंजर हो जाती है। इसी प्रकार से हम लोग खाद वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, गोबर खाद का, और फसलों को बदल बदल के भी बोते हैं। ये भी कृषि का एक रूल है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। अगर आपको पूछे भैया कि जमीन को बंजर से बचाने का क्या उपाय है, तो फसलों को विभिन्न प्रकार से बोया जाए, यानी फसलों को बदल बदल के बोया जाए और कम केमिकल का यूज किया जाए। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। जहां पे फसलें उगाई जाती हैं, जहां पे एक तरीके से कृषि की जाती है, फसलें या फिर बोई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? कृषिगत भूमि कहा जाता है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब हम लोग कुछ बीजों से रिलेटेड पॉइंट को समझेंगे कि इंपॉर्टेंट बीज कौन कौन से होते हैं, कैसे उन्हें रखा जाता है, ये जानिए। ये आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि प्राचीन समय में, यानी आज के कुछ साल पहले जो होता था, जो बीजों को सुरक्षित रखने के लिए जो लौकी होती है ना, लौकी आप सभी देखे होंगे, लौकी जब सूख जाती तो उसके अंदर थोड़ा सा जगह होता है, तो उसके अंदर जो बीज वगैरह उसको निकाल के साफ कर लिया जाता है और उसमें जो कि बीजों को रख दिया जाता है और भैया उस पे मिट्टी का लेप लगा दिया जाता है, जिससे बीजों में कीड़े नहीं लगते। तो सबसे पहले प्राचीन समय में बीजों को कैसे रखा जाता था? तो लौकी में रख के रखा जाता था और उसमें मिट्टी के लेप लगा दिए जाते थे। तो बीज के बारे में इतना जानते रहिएगा। पौधे बीजों को अपने, जो भी मान लीजिए कोई एक पौधा है, वो अपने बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता कैसे है? तो पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं, कपड़ों में चिपक कर, पानी के जरिए। जैसे नारियल वारियल हो गया, तो नारियल का बीज पानी में अगर गिर गया तो भैया वो टहलते टहलते किसी दूसरे किनारे पहुंच गया, तो पानी के जरिए एक दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की जो फलियां होती हैं, तो भैया जब वो एक तरीके से कच्ची रहती हैं तो एक में चिपकी रहती है, लेकिन जैसे ही वो बीज की फलियां पक जाती हैं वो दूर हो जाती हैं, वो जैसे ही गिरती हैं तो वो छटक जाती हैं और दूर दूर जाके चली जाती हैं। तो यानी वो अपना एक तरीके से अपने फलियों को पहुंचाने के लिए स्वयं भी प्रयोग करते हैं और एक तरीके से नेचुरल रूप से भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। तो ये मुख्य कुछ तरीके, जैसे कपड़ों में चिपक कर, बहुत से ऐसे पौधे हैं जैसे उनके पास जाएंगे आप तो वो आपके कपड़े में चिपक जाते हैं, फिर आप कपड़े कहीं झाड़ोगे तो वहां पे बीज चले जाते हैं पानी की मदद से। और कोई कोई बीज ऐसी होती है जो स्वयं ही फट जाती हैं और उनके जो भी बीज हैं वो गिर जाते हैं। तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। बाहर निकल जाते हैं तो पौधे स्वयं भी अपने बीज को पहुंचाते हैं और हम भी उनकी मदद कर ही देते हैं जाने अनजाने में। ठीक है, आइए
अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जो आपकी काली मिर्च है, जो आपकी गेहूं है, जो आपकी सौंफ है, ये सब बीज होते हैं। जैसे नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर आदि, इसमें जो कि बीज होता है। इतना पॉइंट को ध्यान समझना, गेहूं अपने आप में खुद एक बीज है, लेकिन भिंडी बीज नहीं है। भिंडी के अंदर बीज होता है, करेला के अंदर बीज होता है, टमाटर के अंदर, खीरा के, चीकू के अंदर बीज होता है। लेकिन सौंफ हो गया, काली मिर्च हो गया, गेहूं हो गया, ये अपने आप में ही बीज है। इतना इसके बारे में बच्चे आप सभी लोग जानते रहिएगा। यहाँ पे देखो कुछ की पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा लगाने दीजिए, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया। देखिए, जो मिट्टी एक तरीके से गोबर हम लोग घर में डालते, दीपावली वगैरह आ जाता है ना, तो गोबर हम लोग क्यों डालते हैं? एक की पॉइंट है, एनसीईआरटी इसे एक्सेप्ट करता है कि घर में हम लोग गोबर का लेप वगैरह, गाय के गोबर का लेप क्यों करते हैं? तो सर, हमें मिट्टी जो होती है उसमें कीड़ा ना लगे, घर में कीटाणु एक तरीके से नष्ट हो जाए, उसके कारण हम लोग घर में गोबर का लेप लगाते हैं। तो ये भी अपने आप में एक शुद्ध ही है, वैज्ञानिक तरीका भी ये है। ठीक है, चलिए। और बीज को रखने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? तो कपड़े में बांध कर रखा हुआ बीज सबसे बढ़िया होता है। इसकी अपेक्षा में पानी में भिगोए गए बीज एक तरीके से कम उपयोगी होते, क्योंकि जो आप कपड़े में बीज को बांध के रखते हैं उनमें सांस लेने में सक्षम होते हैं वो, लेकिन पानी में भैया बीज सांस तो ले पाते हैं लेकिन मुख्य रूप से सांस नहीं ले पाते। इसलिए अंकुरित सबसे ज्यादा बीज सबसे पहले कहां होंगे? तो जो बीज कपड़े में बांधे हुए रहते हैं। तो अगर एग्जाम में आपके पूछ दे कि भैया कोई बीज सबसे पहले अंकुरित कहां होगा, तो वो बीज सबसे पहले अंकुरित होगा जो भीगे हुए कपड़े में बंधा हुआ है, यानी वो सांस लेने में सक्षम है, इसीलिए सबसे पहले अंकुरित होगा। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जानते रहिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मेरी बात को ध्यान समझिए। यदि कोई बीज है कपड़े में, आप उसे बांध दे रहे हैं, फिर भी वो बीज अंकुरित नहीं हो रहा है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? बीज भैया टूट गए हो या फिर वो क्षतिग्रस्त हो गए हो। बीज जो भी बीज हैं वो बीच में ही टूट गए हो और बीज में कीड़े लग चुके हो, इसकी वजह से वो अंकुरित नहीं हो रहा है। ये एक तरीके से कह रहे हैं ना कि आप ईवीएस में क्या पढ़ते हो, तो जो क्लास 5 से लेके 8 तक के निचोड़ को पढ़ते हैं, बिल्कुल आपका जो एनसीईआरटी है उसका निचोड़ है ये सब। कुछ चीजें आपको लगेंगी सर ये तो मैं जान रहा हूं, बिल्कुल आप जान रहे हैं, इन सब चीजों को आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है सीटेट एग्जाम के लिए। तो एक एक नजर सबको देखते रहिए। अब कुछ सब्जियों के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो अधिकतर हम लोग सब्जियों का उपयोग करते हैं वो पौधों को फूल रहते हैं, और कुछ सब्जियां जो होती हैं वो पौधों के फल भी रहते हैं। और भैया सब्जियों में आयरन, आंवला ये मुख्य रूप से पाया जाता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में जैसे हो गया पालक, पालक में आप सबको पता आयरन बहुत मुख्य रूप से पाया जाता है। इतना इन सब के बारे में जानते रहेगा। अधिकतर जो हम सब्जियों का उपयोग करते हैं वो उनके पौधों के फूल होते हैं या फिर पौधे की जो एक तरीके से फल होते हैं, ये सब्जियों के बारे में जानते रहेगा। आप भैया जहां से सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते उस पॉइंट को समझिए, ये इसको स्किप कर दीजिए कौन सा क्या पाया जाता नहीं। अब जहां से क्वेश्चन बनते उन पॉइंट को समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे देखिए, हरी मिर्च, यहां पे हो गया हरी मिर्च, टमाटर, यहाँ पे आलू कहां से आया भैया? तो ये साउथ अमेरिका से आया। कहां से? ये साउथ अमेरिका से आया है। जैसे गोभी हो गई, मटर हो गई, ये कहां से आई? ये यूरोप से आई है। उसके बाद काफी हो गया, बीन्स हो गया, भिंडी हो गया, ये कहां से आई सर? ये अफ्रीका से आई है। उसके बाद कॉफी, बीन्स और भिंडी कहां से आई है? ये अफ्रीका से आई है। सोयाबीन ये पूछता भी है तो ये चीन से, चाइना से आई है आपके सोयाबीन। तो इतना इसके बारे में जानते रहेगा। सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना जो स्टूडेंट नोट्स वगैरह लिए हैं वो सारी चीजें नोट्स में तो मेंटेन है ही है। बाकी अगर आप नोट्स नहीं लिए हैं तो इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि विदेश से आने वाली जो प्रमुख सब्जियां हैं, जैसे आपका हरी मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, ये साउथ अमेरिका से। ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो गोभी और टमाटर है वो यूरोप से आया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको कॉफी, बीन्स, भिंडी ये अफ्रीका से आई है और सोयाबीन चीन से आई। इतना जानते रहिएगा। पौधे के कुछ भाग होते हैं जिसे हम खाते हैं। जैसे मान लीजिए एक पूरा यहाँ पे मान लीजिए पौधा है, यहाँ पे मान लीजिए पूरा पौधा है, इसमें हम लोग क्या क्या खाते हैं इस पूरे पौधे के? तो जो जड़ होती है ना, जड़, तो जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, तो इसके हम लोग जड़ खाते हैं। यानी जो पौधे की जड़ होती हैं जो हम खाते हैं, मूली, गाजर, चुकंदर, ये पौधे के जड़ हैं। और तना क्या है? जैसे आलू, प्याज, अदरक, ये उनके तना है। ठीक है, और पत्तियां आप देखते हैं ना, धनिया की पत्ती,
पत्ता गोभी, अरबी, अरबी तो क्या होता हम भी नहीं जानते, पर अरबी है। अरबी जैसे जो एक तरीके से ना सूरन और बंडे की तरह होता है, वो अरबी वैसे ही होता है। अरबी का पत्ता होता है ना, आप देखते हैं अरबी का पत्ता जिसपे रिकवच वगैरह बनता है ना, रिकवच, ठीक है, तो इसको जानते रहिएगा, रिकवच, अरबी का पत्ता। उसके बाद पालक, उसके बाद कड़ी पत्ती, चना, तो इसके आप चना की पत्ती भी देखे होंगे, तो ये हम पत्ती खाते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। जो लोग अरबी को नहीं समझ पा रहे, बस इतना जानिए कि जैसे मम्मी मम्मी रिकवच बनाती है ना, आप भी बनाती होंगी, आप भी दोस्त जितने भी बॉयज हैं वो क्या ही रिकवच बनाने, लेकिन जो जितनी भी गर्ल्स वगैरह हैं वो तो रिकवच बनाती ही बनाती हैं। तो रिकवच जो होता है उन्हीं को अरबी का पत्ता कहते हैं, उसी पे हम लोग बनाते हैं। बीज होता है जैसे बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, ये हम बीज खाते हैं। और फूल सहजन का और केला का, कचनार का, ये सब हम खाते हैं। और फली में हम लोग मटर, मटर हम लोग खाते हैं। ये जो कुछ पौधे हैं उनको जो जिस भाग को हम खाते हैं, यहां से क्वेश्चन भी आ जाता है कि जैसे इनमें से मिलान करिए कि भैया इनमें से जो जड़ खाते हैं वो मिलान करिए। तो अगर इसमें आलू भी दे दिया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी जड़ को खाने वाले कौन कौन से होते हैं? मूली, गाजर, चुकंदर। आलू तो तना से हो गया। तो इन पॉइंट को बस अपने दिमाग में रखेगा कि जो जड़ में निकलते हैं उनको कौन कौन से होते हैं? मूली, गाजर, चुकंदर। तना में आलू, प्याज, अदरक। पत्ती में धनिया पत्ती, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, और उसके बाद चने का पत्ता भी होता है। उसके बाद बीज में बाजरा, सरसों, गेहूं, धान हो गया। फूल में सहजन हो गया, केला हो गया, कचनार हो गया, और फली में मटर हो गया। ये सब हम पौधे के भाग को खाते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना। अब थोड़ा सा हम लोग घास से रिलेटेड कुछ पॉइंट को जान लेते हैं। घास का पौधा जितना ऊपर रहता है, मान लीजिए ये आपकी धरती माता है, और इसके ऊपर जितने भी भैया घास आपको दिख रही है ना, तो जितना ऊपर दिखते उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैली होती हैं। घास की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं, और इसे निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? खुरपी का प्रयोग करते हैं। इसे लोग गांव में भैया ले लेते हैं ना, क्या जो ऊपर टोकरी घास करने जाते हैं तो खुरपी की मदद से ही तो घास को निकालने जाते हैं। जितना इसके बारे में जानते रहेगा। जो जड़ें होती हैं, वो जो घास की जड़ें होती हैं, वो पौधों को सहारा देती हैं और जल खनिजों को अवशोषित करने में मदद भी करती हैं। और ध्यान से मेरी बात को समझना, एक की पॉइंट अलग से मैं नोट किया हूं कि जिस मैदान में 1 टिन बीज बोया जाता है उसे 1 टिन जमीन कहा जाता है। अगर सीटेट की एग्जाम में पूछ दे कि 1 टिन जमीन का अर्थ क्या है, तो यानी वहां पे 1 टिन बीज बोया गया। जैसे मान लीजिए, हम आपको इसे समझा देते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पे टीन है, ठीक है, एक यहाँ पे टीन है, जो जो तेल वेल वाला का टीन का आता है ना, वो टीन है। तो आपको भैया ये 1 टिन अगर गेहूं दे दिया गया है, 1 टिन अगर गेहूं दे दिया गया है, उसे आप मान लीजिए 1 बिस्सा में बोए हैं, तो वहां पे 1 बिस्सा नहीं बोला जाएगा, वो बोला जाएगा कि ये 1 टिन जमीन है। यानी आप 1 टिन जमीन को जितने क्षेत्र, 1 टिन बीज को जितने क्षेत्र में बोए जा रहे हैं, उसको 1 टिन जमीन बोला जाता। बस इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। कुकुर झारखंड की एक जनजाति है। और कुडुक की बात यहां पे क्यों आ रही है? क्योंकि कुडुक भाषा में जो जंगल होता है उसे तोरांग कहा जाता है। इसे तो हम हाईलाइट करने वाले हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके बनता है एग्जाम में कि भैया तोरांग का अर्थ क्या होता है। तो सर तुरंत आप कहेंगे कि सर तोरांग का अर्थ जंगल होता है। क्या होता है सर? जंगल होता है। और ध्यान से, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के स्थानीय क्षेत्रों में खेती करने का रिवाज है। इसे भी आप लोग जानते रहिएगा कि तोरांग कहां पाया जाता है। तोरांग को किस भाषा में जाना जाता है भैया? तो इसे हम कुडुक भाषा में एक तरीके से तोरांग कहते हैं जंगल को। और ये जंगल कहां पे है? तो ये झारखंड में स्थित है। बस इतना आप लोग जानते रहिएगा। तो कभी कभी पूरे झारखंड के जंगलों को किस नाम से जाना जाता है? तो तोरांग के नाम से जाना जाता है। तो जंगल का अर्थ क्या है भैया? तोरांग। और तोरांग भैया हम कहां बोले जाते हैं जंगल को? तो झारखंड के आदिवासी जो होते हैं वो जंगल को तोरांग कहते हैं। बस इतना इसके बारे में जानते हैं। जंगल का अर्थ तोरांग। और तोरांग कहां बोला जाता है? तो ये झारखंड के आदिवासी जंगल को तोरांग कहते हैं, कुडुक भाषा में। बस इतना इसके बारे में आप सभी दोस्त यार जानते रहिएगा। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए, कुछ पौधे बिना बोए खेत में अपने आप उग जाते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो लगभग आप एक तरीके 6 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो खरपतवार शब्द आएगा। बिल्कुल ये जो क्लास देख रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी का बिल्कुल निचोड़ है। तो खरपतवार किसे कहते हैं? जो खेतों में बिना बोए उग जाएं। ठीक है, एक कहावत है ना, किसान आवे घर से मोथा आवे तर से। तो मोथा क्या है? वो भैया खरपतवार है।
ठीक है। मोथा क्या खरपतवार है, मोथा हो गया जो भी अदर तरीके से जो आपके बिना बोए उग जा रही हैं वो खरपतवार के अंतर्गत आते हैं और इनका निकालना जरूरी रहता है। अगर नहीं निकालेंगे खरपतवार को अपने खेत से तो सारा खाद और पानी यही ले लेंगे और फसल आपकी कम होगी। तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, एक पौधा सीटेट के एग्जाम में हर साल पूछता है कि क्रोटोन नामक पौधे की क्या विशेषता है, तो मैं इसको ऐसे बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, मान लीजिए ये हमारी धरती है, ठीक है, ये धरती माता है, ये धरती माता है, ठीक है, चलो ये धरती माता है। अब क्रोटोन पौधा जब बोया जाता है ना तो ये बिल्कुल इतना ही रहता है, मान लीजिए इतना ही रहता है, ठीक है, ज्यादा जमीन के अंदर नहीं जाता, ये जमीन के आसपास ही रहता है। और भैया इसकी प्यारी प्यारी पत्तियां होती हैं, ठीक है, ये मान लीजिए इसकी पत्तियां हैं, इसकी ये मान लीजिए पत्तियां हैं। और जैसे जमीन की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए किस पौधे को बोया जाता है, क्रोटोन नामक पौधे को। इसमें क्या होता है ध्यान समझना, जैसे ही जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म होती है, जमीन की नमी खत्म होती है, ये पौधा अपने आप सूखने लगता है। तो हमें पता चल जाता है कि जमीन में नमी कम है, जमीन को पानी दो। यानी क्रोटोन नामक पौधा से क्या पता चलता है, मिट्टी के स्थिति का, जमीन के स्थिति का, ठीक है। तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा क्रोटोन नामक पौधा का। क्रोटोन नामक पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधा जो होता है इसकी जड़ जमीन में ज्यादा गहरी नहीं होती, जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां भी सूखने लगती हैं और झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। और इस प्रकार से एक प्रकार का ये सिग्नल है। बस इतना इसके बारे में जानते रहिए। ये जो क्रोटोन नामक पौधा है इसकी जड़ें ज्यादा जमीन के अंदर नहीं होती, बस जमीन के ऊपरी सतह पर ही होती हैं। और ये क्या बताती है हमें कि एक तरीके से धरती की स्थिति क्या है, मिट्टी के एक तरीके से उसमें नमी है कि नहीं है, मिट्टी सूख तो नहीं रही, उनका एक तरीके से उनकी स्थिति को बताती है। एक प्रकार की मिट्टी के सिग्नल को देता है। उम्मीद करते हैं क्रोटोन पौधों को आप कभी नहीं भूलेंगे। अब बात आ जाती सर झूम की खेती क्या होती है, तो देखो झूम की खेती कहाँ होती है, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्रों में होता है, असम, मेघालय वगैरह के क्षेत्र में होता है, नागालैंड में। ये कैसे होता है पहले मैं इसकी बात बता देता हूं। देखिए ध्यान समझना, यहाँ के लोग जो एक तरीके से भैया अपनी खेती करते हैं वो जंगल के आसपास करते हैं। देखो ये औरत है ना, एक तरीके से ये जला रहे हैं, और कैसे जलाती है अभी मैं पूरा इसका प्रोसेस बताऊंगा। देखो झूम की खेती तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं बो दिए, तो गेहूं बोने के लिए तुरंत ऐसा नहीं कि उसके बाद ही कोई अन्य फसल बो दिए, नहीं, उसको बिल्कुल खाली छोड़ देंगे और उस पर कोई खेती नहीं करते। फिर उस जगह पे कोई कोई एक खरपतवार जाम गया, कोई बांस जाम गया, कोई जंगल उग जाते हैं, कोई विभिन्न प्रकार के पौधे उग जाते हैं, तो उनको वो उखाड़ते नहीं है, बस उनको वो गिरा देते। जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए बांस का पेड़ जाम गया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई आम का पेड़ जाम गया, तो इसको ये गिरा, बिल्कुल ऐसे नहीं काट देते, नहीं, इनको बस ऐसे गिरा देते हैं और गिराने के बाद उनको जला देते हैं, ठीक है, गिराकर उन्हें जला देते हैं। और जलाने से जो इनकी राख आती है वही इनको उर्वरक के रूप में इनका उपयोग कर लेते हैं, और यही झूम की खेती होती है। और फिर उनको जब ये बुआई करते हैं ना तो बहुत ज्यादा जमीन के अंदर वो एक तरीके जोतते नहीं, जैसे हमारे यहाँ हार्वेस्टर चल गया, रोटावेटर चल गया और एक 12 तौवा चल जा रहा है, तो वो सब ये नहीं करते। ये क्या करते, बस जमीन को हल्का हल्का खुदाई करके उसमें बीज को बो देते हैं। यही होती हमारी झूम की खेती। तो झूम की खेती में क्या होता है, एक तरीके से जो भी जंगल होते हैं उन्हें जला दिया जाता है, अपने खेत में जो भी खरपतवार उनको जला दिया जाता है। फिर उनकी जो राख होती है वो हमें खाद के रूप में काम आ जाती है। ध्यान समझना, जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ पौधे न जल जाएं, जंगलों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। और उसके बाद फिर जब इस जमीन पर खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, बल्कि हल्के से मिट्टी को हिलाकर बीज को छिड़क दिया जाता है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और एक ही खेती में अलग अलग तरीके के इसमें बीज बो, जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल आदि सब मिक्स रूप में बो दिए जाते हैं। और फल के समय अनचाही घास पौधों को उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन में मिट्टी में मिल जाए और इसे जमीन उपजाऊ बन जाए। देखो कितना दिमाग लगाते हैं। हमारे यहाँ तो गए मोथा देख लिए लहसुन में तो तड़ सीना उखाड़ के फेंक दिए, ये लोग फेंकते नहीं, ये लोग उसको गिरा देते हैं, उसी में तोड़ के फेंक देते हैं ताकि भैया वो उसमें उपयोग में आ जाए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते पूरी बात को समझेंगे। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो भैया झूम की एक तरीके से झूम की खेती कहाँ होती है, तो ये पूर्वोत्तरी राज्यों में होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी एक तरीके से खरपतवार आ जाते हैं
उनको उखाड़ते नहीं बल्कि गिरा के जला देते हैं। यही झूम खेती की विशेषता होती है। और एक फसल को बोने के बाद एक फसल के बीच में गैप देते हैं, ये भी इनकी एक विशेषता होती है। बच्चे इसके बारे में बस इतना आप लोग जानते रहेगा। ठीक है, आइए अब कुछ की पॉइंट हम लोग जानेंगे। हमारे शरीर के लिए जो विभिन्न पोषक तत्व होते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से जो फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे और एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़िए। देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी किसकी पढ़ रहे हैं 6 to 8 क्लास की, तो इतना इसमें डेप्थ में नहीं जाना, आपको थोड़ा थोड़ा मॉडरेट लेवल का चीजों को जानकारी होनी चाहिए बस। तो जहां से सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है हम सिर्फ और सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, और बेहतर रूप में एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए आप और हम बिल्कुल भैया ऐसा नहीं कि इसमें कोई ऐसा बालक हो जो 10th क्लास का हो, कोई ऐसा बालक नहीं जो 12th क्लास का हो, कोई ऐसा नहीं जो ग्रेजुएशन में अभी है, नहीं, ये जो भी स्टूडेंट इस क्लास को ले रहे हैं सब लोग मेच्योर हैं, सब लोग ग्रेजुएट हैं, सब लोग बीएड कर चुके हैं या फिर बीएड में हैं। ठीक है, ग्रेजुएट के बाद ही तो बीएड कर रहे हैं, तो सब के सब स्टूडेंट मेच्योर हैं। तो अपना कीमती समय बचाने का प्रयास किया करिए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले उसको अडॉप्ट करिए और बिल्कुल बहस से बचिए, सिर्फ क्लास पे फोकस करिए और एक एक पॉइंट को समझिए। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। जैसे हमारे शरीर के मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गए, ये हमारे शरीर को मुख्य रूप से चाहिए ही चाहिए। एक तरीके से भैया कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है आप बताइए, आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, आप बताओ मटर, ठीक है, मटर चावल गेहूं, बताइए 3 ऑप्शन में बताइए कि सबसे ज्यादा आपको कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, मटर से, चावल से या फिर गेहूं से। इसका ऑप्शन आप कमेंट में करिए। ठीक है, उत्तर। चलिए तो मुख्य पोषक तत्व होते कौन कौन से पोषक होते हैं, तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हो गए सर, प्रोटीन हो गए सर, वसा, विटामिन, खनिज। और आपको सबसे पता है कि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारे चावल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए देखिए अब इस पॉइंट को समझिए। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और एक तरीके से शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और हमारे शरीर को एनर्जी और वसा भी देता है। फैट भी हमारे शरीर को एक तरीके से एनर्जी देता ही देता है। प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन प्रायः हमारे शरीर को एक तरीके से शरीर वर्धक भोजन भी से कहते हैं। जो प्रोटीन युक्त भोजन है उसे हम किस नाम से जानते हैं, और तो शरीर वर्धक भोजन। आपके एनसीईआरटी में इसे एक्सेप्ट किया गया है इस शब्द को कि शरीर वर्धक भोजन को किस नाम से जाना जाता है, तो प्रोटीन युक्त भोजन से। वसा क्या हमारे शरीर को ऊर्जा देती है? यस सर, वसा हमारे शरीर को ऊर्जा देती है और कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देता ही देता है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। विटामिन जो होते हैं वो रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत, मसूड़े की भी एक तरीके से स्वस्थ रखने में भी सहायता देते हैं। ये भी विटामिन के बारे में इतना जानते रहिएगा। हमारे शरीर को सभी प्रकार की विटामिन जितनी भी होती है, ए, बी, डी, सी, एफ, तो उनको एक तरीके से अल्प मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सर हम विटामिन डी नहीं लेंगे, हम विटामिन सी नहीं, सभी विटामिन की थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे एक तरीके से आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, रतौंधी से बचाने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता पड़ जाती है। उसी प्रकार एक तरीके से रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है, तो विटामिन सी की आवश्यकता पड़ जाती है। हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, दांतों को कैल्शियम देने के लिए विटामिन डी का एक तरीके से आवश्यकता पड़ जाती है। और विटामिन डी सबसे ज्यादा कहां मिलती है? सूर्य के प्रकाश में, वो भी मॉर्निंग के सूर्य के प्रकाश में, नहीं कि 12 बजे जाके दोपहरिया में बैठ जाओ कह रहे विटामिन डी ले रहे, नहीं, तब आपको एक तरीके से वो हानिकारक ही हो जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश सुबह में लीजिए तो विटामिन, अगर आपके की एक तरीके से हड्डी वड्डी में बहुत ज्यादा दर्द है या फिर घर में किसी के घुटने वगैरह में बहुत ज्यादा दर्द है तो उसको विटामिन डी लेने के लिए बोलिए। ठीक है, तो ताकि इससे उनके भैया एक तरीके से जो विटामिन डी, कैल्शियम की भरपूर मात्रा मिले। तो ये भी इसके बारे में जानते रहिएगा। चावल में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होता है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए इसे चावल जो होता है कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। यदि आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो चावल ज्यादा मात्रा में लीजिए, और चावल ज्यादा मात्रा में लेंगे तो फैट भी आ जाएगा। इसलिए हर चीज को एक तरीके से एक मानक में ही आप खाइए तो अच्छा होगा। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी एक्सेप्ट करती है आपके भोजन में आहारी रेशों को, कि आहारी रेशे आपके भोजन में अनिवार्य रूप से होने चाहिए।
और आहारी रेशों को और किस नाम से जाना था? रुक्षांश इस नाम से जानता है, इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। ये क्या करते हैं हमारे शरीर में, एक तरीके से मुख्य रूप से इनका भी उपयोग है। और ये कहाँ पाए जाते? जैसे साबूदाना में, दाल में, उसके बाद आलू में, ताजे फल आदि सब्जियों में भी आपके आहारी रेशे पाए जाते हैं। इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। जैसे छिलका उतार दिए तो सब्जी का उपयोग कर या कुछ विटामिन नष्ट हो जाती है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, पहले देखते हैं कि आलू छील लिए और उसके बाद किचन में जाके टोंटी चला के खूब मल मल के धो रहे हैं। अरे भैया, आप उसकी विटामिन पहले में नष्ट कर दिए। ठीक है, तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और आपको एक की पॉइंट बता देते हैं, ये तो मैं अपनी बात बता रहा हूं, आपको जितने भी यहाँ पे खाना वाना बनाती हैं बहन बेटियां, आप जब टमाटर डालते हो सब्जी में ना, तो भैया जब सब्जी हो जाए तब टमाटर डाला करो। कहोगे रे सर जी क्या कह रहे हैं? नहीं, टमाटर के जो भी विटामिन प्रोटीन वगैरह वो नष्ट ना हो। जैसे धनिया की पत्ती, या कुछ लोग जब मसाला डाल देते धनिया की पत्ती डाल देते, नहीं, धनिया की पत्ती जब सब्जी हो जाती तब डालिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ऐसा नहीं कि पूरी सब्जी उतार लिए तब जाकर टमाटर काट के डाल रहे, नहीं, सब्जी थोड़ा बहुत अगर होने वाली है, अगर थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत पकने से बची तब टमाटर डाल दीजिए। ऐसा नहीं कि पहले में टमाटर डाल दिए, नहीं, टमाटर बाद में डालते हैं। तो यह मैं कुछ आपको बता दिया भोजन के टिप्स, तो जानते रहेगा, अपने दिमाग में बना के रखिएगा। ठीक है, चलिए, और उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट को समझे होंगे। अब देखो, सब्जियों और फलों जो त्वचा के महत्वपूर्ण विटामिन खनिज लवण होते हैं, और जैसे चावल दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन खनिज लवण एक तरीके से अलग हो जाते हैं। अब देखते हैं कुछ लोग क्या होते हैं, चावल को इतना धो देते हैं कि भैया वो बिल्कुल अपना कलर ही छोड़ देता है। नहीं, चावल को कम धुलिए, दाल को कम धुलिए, ताकि उसमें जो विटामिन है उसमें उपस्थित रहें। और आपको पता है जो सब्जी फल होते हैं उसमें विटामिन तो होते ही होते हैं, तो उनको कम धुलिए, बस इतना धुलिए कि जो मिट्टी वगैरह साफ हो जाए बस। और देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे है कि भूख लगने पे हमारा मस्तिष्क हमें कैसे सिग्नल देता है? तो हाइपोथैलेमस से। अगर जैसे आपको मान लो ये ब्रेन है आपका, तो यहाँ पे एक छोटा सा हाइपोथैलेमस रहता है, यही हमको एक तरीके से सिग्नल देता है कि आपको भूख लगी है। जैसे मान लीजिए ये पूरा आपकी बॉडी है, ये आपका पेट है, तो पेट में जब गुड़गुड़ाहट होने लगती है तो कैसे होती है? उसका एक तरीके से सिग्नल कौन देता है? तो हमारे मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस रहता है, इससे पता चलता है कि हमें भूख लग गई है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में जानते रहेगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमारी जो जीभ होती है ना, हमारी जो टंग जीभ होती है, इसमें भैया इसमें चार तरह की एक तरीके से 9000 ग्रंथियां होती दिखते होंगे। अपनी जीभ कभी शीशे में ले जाके देखिएगा तो इसे छोटी 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 रेशे टाइप की 9000 ग्रंथियां होती हैं। ये भी की पॉइंट है, इसको भी जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए, कोई भी भोजन आप यदि चबाकर खाते हैं तो लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज में सूकर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। इसीलिए कहते हैं ना कि रोटी ओटी को आप 32 बार चबा के खाइए, 32 बार उसको चबा के खाइए, ताकि भोजन भी लास्ट में मीठा लगने लगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी अपने दिमाग में बना के रखिएगा। अब भोजन पकाने के कितने तरीके होते हैं सर? तो ये भूनकर, उबालकर और तलकर और सेककर। सीटेट में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा कई बार कि भोजन को पकाने के कितने तरीके होते हैं? सर, भोजन को पकाने के भूनकर, उबालकर, तलकर, सेककर। ठीक है, चलिए, अब आती है बात को, सर अचार को हम कैसे रखें? कहोगी सर जी क्या ही आप पढ़ा रहे हैं आज की क्लास में। देखिए भैया, ये ईवीएस की क्लास है, ईवीएस की क्लास, इन्वायरमेंटल स्टडी, और इसमें एक बच्चे को आप अभी जीना सिखा रहे हैं। यही छोटी छोटी पॉइंटें बताएंगे ना। ठीक है, आइए, अचार को रखने के लिए कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है, ताकि भैया वो एक तरीके से अचार खराब ना हो, अचार में पानी वानी ना लगे। ठीक है, तो अचार को रखने के लिए हम कांच के जार यानी कांच के बोतल या फिर जो भी बोतल का प्रयोग करते हैं, उनको बिल्कुल सुखा दे, उसमें पानी ना हो। ठीक है, तो इतना इसके बारे में आप सभी दोस्त यार जानते रहेगा, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, अब देखिए, जब दस्त लगती है, यानी जब कहते हैं ना कि एक तरीके से कुछ खाना खा लिए, आपका पेट खराब हो गया, जो दस्त लगती है तो हमें एक तरीके से उल्टियां होती हैं, तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है और यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसके लिए हमें शरीर को भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे पानी की कमी पूरी हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को भी जानते होंगे। दस्त लगने पर हमें क्या होती है? उल्टियां होती हैं, तो शरीर का एक तरीके से पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो ये भी पॉइंट को आप लोग जानते रहिएगा। जब एक तरीके से उल्टियां दस्त हो तब थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए, ताकि वो दस्त और उल्टियां की मदद से जो पानी की कमी हुई है उसकी मात्रा एक तरीके से पूर्ण हो जाए। तो इसकी पॉइंट को जानते रहिएगा। अब हम लोग कुछ एक तरह के डिजीज को पढ़ लेते हैं भैया। ये मलेरिया,
ठीक है, मलेरिया को सबसे, मेरी पहले इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा, रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है, और ये भारतीय मूल के ही थे। रोनाल्डो ने ही बताया था कि जो मलेरिया होता है वो मच्छरों के कारण होता है। पहले लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा गंदगी जगहों पे रहते हो तब मलेरिया हो जाता, नहीं। और इनके लिए, इनको भैया एक तरीके से नोबेल प्राइज भी दिया गया था, रोनाल्डो रोस को, और ये भारतीय मूल के थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मलेरिया के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी कि मच्छरों के कारण होता है? तो रोनाल्डो रोस, ये भारतीय मूल के ही थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। अब ऐसा नहीं कि आपको एक तरीके ठंडे के मौसम में ठंड लग रही तो आपको मलेरिया हो गया, नहीं। अगर आप नॉर्मल, हमारी गर्मी में भी आपको ठंडी लग रही है, कपकपी हो रही है, दांत कपकपा रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझिए मलेरिया का बुखार हो गया है। ठीक है, मलेरिया मादा मच्छर एक तरीके से एनाफ्रीज से फैलते हैं। जो मलेरिया फैलती है भैया वो किससे? तो मादा मच्छर एनाफ्रीज से फैलते हैं, और कभी भी जो नर मच्छर होते वो डंक नहीं मारते, ये भी जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए। और मलेरिया को दूर करने की दवाई जो होती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो कुछ की पॉइंट है, सबसे पहले मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? तो मादा जो एनाफ्रीज से फैलता है। उसके साथ साथ मलेरिया को दूर करने के लिए हम कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं सर? तो सिनकोना पेड़ की छाल का बनाते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगता है, और मलेरिया के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो रोनाल्डो रोस ने दिया था। बच्चे इसके बारे में इतना जानते हैं। अब बात आती है सर एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? देखिए, एनीमिया हीमोग्लोबिन और आयरन के कमी के कारण होता है। आपके अंदर खून की कमी हो जाना, ठीक है, यह शारीरिक मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इसमें बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसा नहीं कि आपको एनीमिया ही हुआ है, नहीं। कुछ लोगों के तो भैया मन बढ़ाई भी होती है, वो पढ़ते ही नहीं। छोटे बच्चे होते हैं, उनको कितना भी जोर दो, पढ़ते ही नहीं। तो उनको ऐसा नहीं कि सबको एनीमिया ही हुआ है, नहीं। अगर कुछ लोग अच्छे जैसे हमेशा सुस्त रह रहे हैं, हमेशा बिल्कुल पढ़ने का उनका जी नहीं कर रहा है, ठीक से पढ़ नहीं पाते, कोई चीज लर्न नहीं कर पा रहे, समझिए उनके अंदर हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी है, यानी उनको एनीमिया हुआ है। ठीक है, इतना इस दोनों के बारे में जानते रहिएगा। अब आइए थोड़ा सा हम कुछ इंपॉर्टेंट बात को बता देते हैं। सबसे पहले उंधुयु पकवान के बारे में हम बताते हैं। देखिए ध्यान समझना, ये गुजरात में पकाया जाता है, और सर्दियों में खेतों में ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। यानी उंधियों को जब बनाते हैं तो भैया ये सर्दियों में पहली बार बनाते हैं। ताजी सब्जियों को एक मटके में डाल के मसाले में लपेट के इसको पैक कर देते हैं, और कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है, और इस पकी हुई सब्जी को ऊंधी कहते हैं। और गुजरात में ऊंधी का मतलब ही होता है उल्टा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग जानते रहेगा। ऊंधी कहां पकाया जाता है? भैया ये गुजरात में पकाया जाता है, और मटके में रख के पकाया जाता है। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। देखो कितना प्यारा प्यारा, कुछ लोग के मन में क्या इस तरीके से मुंह में पानी भी आ जाएगा देख के। तो इसको ऐसे ही पकाया। सब्जी देखो, ये बैगन है पूरा खड़े डाल दिए, आलू खड़े डाल दिए, इस प्रकार से जितने भी देखो ये किसी का सेम का पत्ता होता है ना, इसको खड़े डाल दिए इनको, और इसको एक तरीके से ऊपर से लेप कर देंगे और इसको उल्टा करके पका देंगे। तो यही होता है ऊंधियो। ये सर्दियों के मौसम में खाया जाता है। कहाँ? तो भैया ये आपके गुजरात में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। आइए अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं एक और पकवान के बारे में। लिंगहून क्या होता है इसको जानते गए। देखिए लिंगहू फेन क्या होता है, यहाँ पे लिंगहू फेन, ठीक है, यहाँ पे फेन रहेगा। लिंगहू फेन क्या होता है? ये सांप के मांस से बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, इसका फोटो तो हम नहीं लगा पाए, पर यहाँ पे मान लीजिए सांप है ना, इसका जो गर्दन उसको काट के निकाल देंगे और उसको पका देंगे सब, और फिर खा जाते हैं उसको। नहीं बताओ, कीड़ा बिच्छू को भी नहीं छोड़ रहे हांगकांग वाले। तो यहाँ पे पूछता है कि लिंगहू पकवान में क्या होता है? तो सांप को पकाया जाता है। और भैया ये कहाँ खाया जाता है? तो हांगकांग में, चीन के आसपास हांगकांग है ना, तो हांगकांग में पकाया जाता है ये। ठीक है, चलिए आइए अब कुछ की पॉइंट को और जान लीजिए, उसके बाद क्लास जल्दी ऑफ होगी। देखिए खाने की चीजों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए कुछ घरेलू उपाय। सबसे पहले दूध। ये तो भैया जितनी भी यहाँ पे गर्ल्स हैं, जितनी भी बहन बेटी हैं, और जितने भी दोस्त भी हैं, जितने भी बॉयज हैं, वो सब बातों को तो जान ही रहे होंगे। दूध को कैसे रखते हैं? तुरंत उबाल देते हैं ताकि लंबे समय तक रह पाए। नहीं तो अगर सुबह गाय लगाएं, दूध को उबालेंगे नहीं तो शाम को फट जाएगा, ठीक है, अपने आप दही जम जाएगी वो। तो फिर जब दूध फट जाता तो अब चलो छोड़ो, सब बातें ज्यादा हो जाएंगी। पर इतना बताइए, मान लीजिए हम आपको एक एक रास्ता दे रहे हैं, यहाँ पे समझिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए दूध है,
अगर दूध फट गया, आप गर्म किए दूध तब भी फट गया, तो बताइए आप उससे क्या बना पाएंगे? अगर आपको नहीं पता लास्ट में तो हम बताएंगे क्योंकि वो हम बनाते भी हैं, घर पे रहते हैं तो। लेकिन आप बताइए अगर दूध फट गया है तो आप उससे क्या बनाएंगे? ठीक है, ये आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। आइए देखिए, दूध है उसे हम उबालते हैं और उसके बाद हरी धनिया उसे गीले कपड़े में लपेट के रख देते ताकि वो खराब ना हो। पके हुए चावल को कैसे रखते हैं? एक कटोरे में पानी डालकर उसे रखते हैं और प्याज और लहसुन को खुले में रखते हैं लेकिन नमी से बचाकर। ठीक है, तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। देखिए जब दूध फट जाता है ना तो उसे खूब आंच पे गरम करिए, गरम करिए, गरम करिए, तो बाद में वो खोआ एक तरीके से सब एकदम जम जाता है। फिर बाद में उसे एक चाहे खूब अच्छे से बर्तन में जमा दीजिए, फिर उसके चक्कू से ऐसे ऐसे काट दीजिए, फिर वो बर्फी बन गया। और क्या बनाते हैं इससे? ठीक है, जितना ऊपर से थोड़ा चीनी डाल देना, गरी का बुरादा डाल देना, तो दूध फटने के बाद भी काम आ जाता है। इतना जानती रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आपके एग्जाम में पूछ दे दूध को कैसे रखते हैं? सर उबाल के, हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं, पके हुए चावल को कैसे रखते हैं? कटोरे में पानी को डालकर, प्याज और लहसुन को खुले में तो रखते हैं लेकिन नमी से बचाकर, तो ताकि वो भैया नमी से खराब ना हो। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा मधुमक्खी पालन के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो कहोगे सर सीक्वेंस में नई चीजें मिल रही हैं, तो बच्चे ये ईवीएस की क्लास है ना, इसमें हर चीजें सीक्वेंस में नहीं मिलेंगी, तो कुछ चीजें आगे पीछे हो जाएंगी, बस मैनेज करना, बस फैक्ट अपने दिमाग में बना के रखना, कहीं की पॉइंट नोट कर लेना। तो मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो भैया ये बिहार में। और बिहार में कहां होता है? तो मुजफ्फरपुर में ये होता है। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। और देखो ध्यान समझना, आपकी मधुमक्खी पालन जो होता है भैया, ये लीची के पेड़ पे अधिक लुभाती मधुमक्खियां, मधुमक्खियों को लीची के पेड़ बहुत लुभाते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन शहद बनाने का काम करते हैं। एक तरीके से ये रोजगार है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन अधिकतर कब होता है, तो फरवरी के आसपास में। ठीक है, चलिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक तरीके से मधुमक्खी पालन बहुत व्यापक रूप में होता है और लीची के फूल पर मधुमक्खी सबसे ज्यादा एक तरीके से प्रभावित होती है। देखिए यहाँ पे ये गर्ल्स हैं, एक तरीके से देखो ये मधुमक्खी पालन कर रही है, यहाँ पे एक तरीके से कर रही हैं। इनको जानते रहेगा। अक्टूबर और दिसंबर में मधुमक्खी जो होती है भैया, वो क्या करती हैं? अंडे देती हैं। अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अधिक समय यही होता है, अक्टूबर से दिसंबर, और ये जनवरी फरवरी तक भी जाता है। इतना इसके बारे में आप जानते रहिएगा। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? एपी कल्चर कहते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और मधुमक्खी के बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती, बिल्कुल चींटियों की तरह। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं शहद के लिए, एक तरीके से फूलों का रस ढूंढती रहती हैं। और जब किसी मधुमक्खी को कोई रस मिल जाता है तो विशेष प्रकार की नाच करती ताकि दूसरी मधुमक्खियां भी वहां पे पहुंच जाए और उसको पता चल जाए कि भैया रस का पता चल गया है। देखिए, जीवन में कोई भी प्राणी हो, संघर्ष सबके जीवन में है, तो बच्चे संघर्ष से कभी भागिएगा मत। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी अच्छी सी बात को जाने होंगे। तो मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा कहां होता है? बिहार में, बिहार के मुजफ्फरपुर में। और ये अक्टूबर दिसंबर में मुख्य रूप से मधुमक्खियां अंडे देती हैं। और मधुमक्खियां सबसे ज्यादा किस फूल पे लुभाती हैं? तो लीची के फूल पे। ठीक है, चलिए, लीची के फूल पे। और मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। और मधुमक्खी के जितने भी छत्ते उसमें रानी मधुमक्खी जो होती है, वो एक जो मधुमक्खी होती है वो रानी मधुमक्खी भी होती है जो सिर्फ अंडे देती, कोई काम नहीं करती वो। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं इस फैक्ट को आप जान रहे होंगे। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। देखिए, मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम इन्हीं का होता है। और बच्चों को पालने का काम भी एक तरीके से मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी मीठी का घोल डाला जाता है। देखिए, ध्यान समझिए, ये जो छोटा छोटा बक्सा है ना, इसमें चीनी का घोल भी डाला जाता है मधुमक्खी पालन करते समय, ताकि चींटियां लुभाएं। ठीक है, चलिए, नर मधुमक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते, सिर्फ वो पड़े रहते हैं। एक तरीके से इतना जानते रहेगा। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, एक तरीके से फॉर्मिक एसिड होता है। इतना इसके बारे में आप सभी जानते रहेगा। और अगर आपसे पूछे मधुमक्खी, जो नर मधुमक्खी है, वो छत्ते के लिए कितना काम करते हैं? भैया नाम मात्र काम करते हैं सिर्फ वो। और मधुमक्खी के छत्ते में क्या चीनी का घोल डाला जाता है? तो यस, मधुमक्खी के छत्ते में चीनी का घोल डाला ही जाता है। ठीक है, चलिए, इतना इसके बारे में आप सभी जानते रहिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग इग्लू के बारे में जान लेते हैं। देखो, जो एस्किमो प्रजाति के लोग होते हैं वो ठंड से बचने के लिए भैया एक तरीके से इग्लू बनाते हैं, अपने बर्फ का घर बनाते हैं। तो बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं।
ये घर स्कीमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है, इग्लू। ठीक है, यहाँ पे चले जाएंगे बर्फ के घर में, ये इग्लू बोला जाता है इसको। ठीक है, बर्फ के घर में, ये टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब आज के लास्ट पॉइंट को समझिए, एक तरीके से चोंगथांग क्या होता है, देखिए ध्यान समझना। चोंगथांग पश्चिम और उत्तरी तिब्बत का एक ऊंचा पठार है। यहाँ 500 मीटर एक तरीके से ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। भारत में भी एक तरीके से चोंगथांग है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक तरीके से चंगपा नाम की प्रजाति है, जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं इसमें। ये हमेशा भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले, जो चोंगथांग है ये कहाँ पे फैला हुआ है? तो ये तिब्बत के एक तरीके से पठार में फैला हुआ है और भारत के लद्दाख तक यहाँ की कुल आबादी 5000 के आसपास है और यहाँ के लोग भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। और ध्यान से, ये अपने भेड़ बकरियों को कहाँ पे रखते हैं? तो एक टेंट में रखते हैं, जिसे रेबो कहा जाता है। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। एक तरीके से चगम्पा के नाम भी ऐसा अजीब है। चंगपा की भाषा, चोंगथांग का मतलब ऐसी जगहों से जहां पे कम लोग रहते हों। जो वहां पे चंगपा भाषा है उसमें चोंगथांग का मतलब ही होता है कि जहां पे कुछ कम लोग ही रहते हों। ठीक है, चलो इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अपने भेड़ बकरियों को कहां रखते हैं? तो रेबो या टेंट के आसपास ही रखते हैं। यहाँ भी एक भी पेट्रोल पंप वगैरह नहीं है। एक तरीके से लेखा की दीवारें और पत्थरों की दीवारें बनी होती हैं। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। हर परिवार अपने जानवर को एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है, वरना भेड़ बकरियों आपस में मिल जाएंगी, मार झगड़ा हो जाएगा। इसलिए हर जानवर अपने, जो भी उनके पास जानवर है, जैसे भेड़ है 10 भेड़, तो उसमें एक अलग प्रकार का ऐसे त्रिभुज बना देंगे। कोई एक तरीके से ऐसे समकोण त्रिभुज बना देगा, कोई यहाँ पे एक तरीके से चांद वगैरह बना देगा। तो अलग अलग तरह के विशेष चिन्ह बना देते हैं, जो औरतें और छोटी बच्चे जानवर को गिन कर चराने ले जाते हैं। जैसे हमारे चराने ले गए तो 5 को चराने, तो 5 को गिन लेंगे। हमारे यहाँ तो क्या होता है, 2 भैंस है तो भैंस लेके चले गए, नहीं, वहां पे 10-10 तो 20-20 तरीके से छोटे छोटे भेड़ बकरियां, तो उनको गिन कर ले जाते हैं और यहाँ पे एक तरीके चराने के लिए ऊंचे जगहों पे ले जाते हैं चोंगथांग में। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरी बात को जाने। यहाँ पे जो भी भेड़ बकरियां होती हैं उनके बाल बहुत मुलायम होते हैं। भैया ये सेकंड क्लास थी, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास थी। एक बार क्लास को और देखिएगा रिवीजन करने के लिए बेहतर रूप में, तो क्लास और बेहतर रूप में समझ में आएगी। ठीक है, देखिए मेरी बात समझना, जो स्टूडेंट हमारे साथ बीएड से जुड़े होंगे उनको पता है कि अगर जो चीजें आपको द परफेक्ट टीचरी पे मैं हिमांशु आपको प्रोवाइड करता हूं, तो भैया जो इंपॉर्टेंट है वही देता हूं मैं। ठीक है, देखिए अब अपना अगर मैं नियम बताऊं तो हमारे पास बीएड 3rd सेमेस्टर का मॉडल पेपर भी रेडी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रेडी है। हम आपको नहीं प्रोवाइड करें, उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है, अगर अब हम आपको प्रोवाइड कर दिए ना, तो एक भी क्लास आप ढंग से नहीं देखेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन मैं दूंगा रट लेंगे उनको। तो मैं रटाना मेरा पर्पज नहीं है, मेरा पर्पज पहले क्लास समझो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। तो एग्जाम से 10 दिन या 15 दिन पहले जो भी बीएड का कंटेंट रहता है इंपॉर्टेंट, मैं उसको प्रोवाइड करता हूं और मैं इसको फॉलो करता रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए, ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो, आप शॉर्टकट तरीका ना खोजे हमेशा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं पूरे ईवीएस की सेकंड क्लास को समझे होंगे। इसके बाद एक क्लास बच्चे और आएगी, जिसमें हम लोग समझेंगे आसाम में किस प्रकार के घर होते हैं, सभी प्रकार के जितने भी प्रदेश है भारत में उनकी क्या विशेषताएं, छोटी छोटी लोक नृत्य के बारे में समझेंगे। एक तरीके से त्योहार वगैरह के बारे में समझेंगे, वो भी क्लास इंपॉर्टेंट होगी, क्लास नंबर 3rd। उसके बाद क्लास नंबर 4 में हम लोग पेडागोजी को समझेंगे ईवीएस के, वो भी क्लास इंपॉर्टेंट होगी। तो इसके बाद 2 क्लास और आएगी, तब जाके आपका ईवीएस समाप्त होगा। ठीक है, चलिए द परफेक्ट टीचरी पे बच्चे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नोट्स वगैरह नहीं लिए हैं तो 9005587371 पे संपर्क करके आप नोट्स ले सकते हैं। ये 7 है, ठीक है, नोट्स ले सकते हैं और बेहतर रूप में पढ़ाई कर सकते हैं। हमसे पर्सनली भी जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं, और द परफेक्ट टीचरी के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल आपके सीटेट एग्जाम के लिए बेहतर रूप में आप भी प्रीवियस ईयर लेके बेहतर रूप में लगाते हुए आगे बढ़िए और एक एक पॉइंट को अच्छे समझिए। कोई भी क्वेश्चन डाउट ना, कोई भी प्रश्न वगैरह ना समझ में आए तो आप लोग इस नंबर पे अपना प्रश्न भेज सकते हैं। हम आपके जब भी देखेंगे डाउट को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी दोस्त यार को जय हिंद, जय भारत।